आठ कक्षा 9 शुरू करने से पहले हम कुछ चतुर्भुजों के बारे में पढ़ते हैं, उनके गुणों के बारे में, उनके प्रकार, ताकि प्रश्नावली हमको सही से समझ में आए। तो यहाँ पे देखें 6 प्रकार के चतुर्भुजों को दर्शाया गया है। पहला प्रकार समलंब है, दूसरा समांतर चतुर्भुज है, तीसरा आयत, चौथा समचतुर्भुज, पांचवा वर्ग और छठवां पतंग। इनका वर्गीकरण किस प्रकार करना है? इन चतुर्भुजों में पहला वर्गीकरण का नियम है समांतर भुजा युग्म। दूसरा है इसकी भुजाएं, इनकी भुजाएं किस प्रकार की हैं। तीसरा है कोण और चौथा है विकर्ण। तो पहला देखें समलंब। तो जब चतुर्भुज में कम से कम एक युग्म जो है, आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो समांतर हों, तो ऐसा चतुर्भुज कहलाता है समलंब। तो यहां पर ये और ये जो भुजाएं हैं आमने सामने की, एक जो जोड़ा है वो क्या है? समांतर। तो यहां पे एक युग्म होगा समांतर। तो कम से कम एक युग्म समांतर हो तो वो कहलाता है समलंब। इसी गुण के आधार पे देखें समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में दो युग्म, ये आमने सामने की और ये दूसरी वाली ये आमने सामने की, ये भुजाओं का युग्म जो है वो समांतर होगा। तो यहां पर समांतर चतुर्भुज में दो युग्म जो होंगे, दो जोड़े हैं, वो भुजाओं के समांतर होंगे। इसी प्रकार आयत में देखें तो आयत में भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ये समांतर इसके और ये समांतर इसके। तो यहां पे भी दो युग्म होंगे समांतर रेखाओं की। इसी प्रकार समचतुर्भुज में देखें तो समचतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ये समांतर इस वाले के और ये समांतर इसके। तो यहां भी दो युग्म जो हैं भुजाओं के समांतर होंगे। एक युग्म ये हो गया और दूसरा। इसी प्रकार आयत में देखें, वर्ग में देखें तो वर्ग में भी दो युग्म है। एक युग्म ये हो गया समांतर रेखाओं का, एक ये। तो यहां भी दो युग्म है समांतर रेखाओं के। इसी प्रकार पतंग में देखें तो पतंग में कोई भी युग्म समांतर नहीं है। यहां लिख देते हैं हम नहीं, या डैश करके छोड़ देते। तो ये समांतर युग्मों के आधार पर हमने चतुर्भुजों का वर्गीकरण किया। उसके बाद देखें भुजाएं। तो यहां पर समलंब में आमने सामने की भुजाओं में कोई संबंध नहीं होता, तो इसलिए इसको मैंने डैश कर दिया। और समांतर चतुर्भुज में देखें तो यहां पर आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा ये इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके। तो ये समांतर भुजाएं जो हैं, जो समांतर भुजाएं हैं वो बराबर भी होंगी। तो यहां पे लिख देंगे सम्मुख भुजाएं, भुजाएं बराबर। तो समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या होंगी? बराबर। तो ये समांतर भुजाओं का युग्म है, ये बराबर होगा। ये समांतर भुजाओं का युग्म है, ये बराबर होगा। इसी प्रकार आयत में देखें तो आयत में भी जो समांतर भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। ये बराबर इसकी होगी और ये वाली बराबर इसकी। तो यहां पे भी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। सम्मुख भुजाएं बराबर। फिर चलते हैं समचतुर्भुज में। तो समचतुर्भुज में देखें, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, यहां पे जो समांतर भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। लेकिन समचतुर्भुज है, इसका मतलब चारों ही भुजाएं बराबर होंगी। तो समचतुर्भुज में याद रखना है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर तो है ही। ये बराबर इसके बराबर है और ये बराबर इसके है, लेकिन ये सारी ही बराबर हैं।
तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। यहां पे कहेंगे सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर। इसी प्रकार वर्ग में आप जानते हैं सारी भुजाएं ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां भी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो समचतुर्भुज में और वर्ग में एक विशेषता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर हैं। फिर पतंग देखें तो पतंग में जो है दो आसन भुजाएं, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो आसन भुजाओं का एक जोड़ा बराबर होता है। तो यहां पे लिखेंगे आसन भुजाएं बराबर होती हैं। तो आसन भुजाएं देखें, ये भी आसन स्केलिंग ये नहीं होगा, ये इस तरह से एक जोड़ा एक तरफ का और एक जोड़ा एक तरफ का बराबर होगा। तो ये याद रखना है। उसके बाद हम फिर आते हैं कोण पे। तो यहां पर कोणों में समलंब में कोणों में आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, ये भी। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, तो वो तो होगा ही। लेकिन आमने सामने या बगल के कोणों का, आमने सामने कोणों का कोई संबंध नहीं होगा। बस ये होगा क्योंकि ये समांतर है एक युग्म, तो जो समांतर युग्म है उसके एक ही कोण, एक और के कोणों का योग 180 अंश होगा। तो यहां पर एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश, यानी कि संपूरक होंगे। तो एक ही ओर के कोणों का योग, कौन से वाले? जो समांतर रेखाओं को काटने से बन रहे होंगे, है ना। तो यहां पे लिख देंगे एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश, जो समांतर रेखाओं को काटने से बनते हैं, उनका, इनका नहीं होगा, इनका नहीं। जो समांतर रेखाएं ये हैं, इनको ये रेखा काट रही है, तो एक ही ओर के कोण जो है उनका योग 180 अंश होगा। यहां पर देखें समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर। तो यहां लिखेंगे सम्मुख कोण, क्योंकि यहां समांतर युग्म है तो ये तो प्रॉपर्टी इसमें होगी ही होगी। एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश, या इनका, क्योंकि ये भी समांतर हैं तो इसलिए ये और ये इनका योग 180 अंश होगा। तो यहां पे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण यानी ये कोण जो है इस कोण के बराबर और ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर। इसी प्रकार आयत जो एक समांतर चतुर्भुज का विशिष्ट रूप है, उसमें क्या होगा, इसमें भी आमने सामने कोण बराबर होंगे, लेकिन यहां पर विशिष्ट रूप होने की वजह से क्या है, प्रत्येक कोण जो है वो 90 अंश का होता है। तो ये आमने सामने के तो बराबर हो गई, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 है। तो आयत में यहां पे लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। फिर समचतुर्भुज में देखें, समचतुर्भुज में भी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का एक विशिष्ट रूप है जहां पर सारी भुजाएं बराबर हैं। तो यहां पर आमने सामने के कोण बराबर होंगे, ये कोण इस कोण के बराबर और इधर वाला इधर वाले के बराबर।
ये आमने सामने के सम्मुख कोण जो है, ये अगल बगल के जो कोण है ये कहलाते हैं आसन्न कोण। तो आसन्न कोण का योग यहाँ पे 180 अंश होगा, यहाँ ये आसन्न कोण है ये भी 180 अंश होगा। या यहां देखें तो यहाँ पे भी इसी तरह से मैंने बताया था, ये आसन्न कोण है 180 अंश होगा, ये आसन्न कोण 180 अंश होगा। यहां पर आसन्न कोणों का योग 180 अंश तब होगा जब समांतर रेखाओं को काटा जा रहा है, तभी होगा। यहाँ पे तो सभी आसन्न कोणों का योग 180 अंश होगा, यहाँ पे भी, यहाँ भी, यहाँ पे और वर्ग में भी। तो समचतुर्भुज में क्या है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार अगर आगे वर्ग में देखें तो इसका विशिष्ट रूप है वर्ग समचतुर्भुज का, यहाँ सारी भुजाएं बराबर हैं, लेकिन यहाँ प्रत्येक कोण क्या है, सम्मुख कोण बराबर तो है ही, इन प्रत्येक कोण क्या है 90 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। और यहां पर कोणों में कोई संबंध, यहां कोणों में कोई संबंध नहीं है, बस चतुर्भुज होने की वजह से चारों अंत्य कोणों का योग 360 अंश होगा। उसके बाद अंतिम जो गुण है वो है विकर्ण। तो विकर्ण के हिसाब से देखें, विकर्ण में देखें तो यहां पर विकर्णों में कोई संबंध नहीं है ना, ये छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं। तो समलंब में विकर्ण में कोई संबंध नहीं है। समचतुर्भुज में देखें तो विकर्ण जो है आमने सामने के शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है विकर्ण, ये विकर्ण और ये विकर्ण। तो विकर्ण जो है एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं समांतर चतुर्भुज में, यानी कि समद्विभाजित करते हैं। तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा और ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर। तो यहां लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकर्णों की लंबाई भी यहां पर समांतर चतुर्भुज में अलग अलग होगी, ये याद रखना है। फिर आयत में आए तो आयत में भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहां पर ये बराबर इस वाले के हो जाएगा विकर्ण का हिस्सा, और ये हिस्सा ये, अगर ये बिंदु यहाँ पे काट रहे हैं ओ है, ऐसे ये काट रहे थे ओ है, तो यहां भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। लेकिन आयत में समांतर चतुर्भुज से एक गुण और अधिक होगा कि यहां पर विकर्ण बराबर भी होते हैं। तो आयत की बात करें तो विकर्ण बराबर होंगे और समद्विभाजित करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, यानी कि दो बराबर भागों में बांटेंगे। इसी प्रकार समचतुर्भुज में आए तो यहां पर भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन एक विशेष गुण यहां पर है कि ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये कोण जो है समकोण होगा। ये हिस्सा इस हिस्से के, ये केंद्र ओ है माना इसका, यहां कहते हैं जहां पे काट रहे हैं, तो ये जो यहां से यहां तक की दूरी और ये दूरी बराबर होगी, और ये विकर्ण की ये दूरी ये, तो यानी विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, समकोण पर। तो ये जब काटेंगे आपस में तो क्या बनाएंगे, समकोण। तो यहां पे लिखेंगे विकर्ण जो है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, भाजित करते हैं।
विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं समचतुर्भुज में। इसी प्रकार वर्ग में भी, वर्ग जो है समचतुर्भुज का विशिष्ट रूप है। कैसा विशिष्ट रूप? जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो यहां पर भी विकर्ण जो है एक दूसरे को समान भागों में बांटेंगे, बराबर भागों में बांटेंगे, समद्विभाजित करेंगे, 90 अंश पे काटेंगे और विकर्ण बराबर भी होते हैं। तो यहां पर विकर्ण बराबर होंगे, विकर्ण बराबर होंगे, समद्विभाजित करेंगे, कैसे करेंगे? 90 पर, यानी कि समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। यहां भी 90 अंश का कोण बनेगा ये। तो ये इसमें एक चीज और जुड़ गई कि विकर्ण बराबर भी हो गए, समद्विभाजित भी कर रहे हैं और समकोण पे भी समद्विभाजित कर रहे हैं। यहां देखें, यहां जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे, समद्विभाजित कुछ नहीं करेंगे। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, विकर्ण समकोण पर काटेंगे, विकर्ण समकोण पर काटते हैं। विकर्ण यहां पे किसमें? पतंग में। तो एक बार दोबारा से देख लें एक एक करके। समलंब है, समलंब में कम से कम एक युग्म जो है वो क्या होगा? समांतर भुजाओं का। समांतर चतुर्भुज भी एक समलंब हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो युग्म हो गए। तो समांतर चतुर्भुज को भी मैं क्या कह सकता हूं? समलंब। तो कम से कम एक युग्म जो है जिसमें सिर्फ एक या कम से कम एक युग्म जो है समांतर रेखाओं का, वो समलंब कहलाएगा। भुजाओं में कोई समानता नहीं है। एक ही ओर के जो समांतर रेखाएं हैं उनको काटने वाली जो दूसरी भुजाएं हैं उनके एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है। विकर्णों में भी कोई संबंध नहीं है। समांतर चतुर्भुज, इसमें दो युग्म जो है वो आमने सामने की दो भुजाओं के युग्म, एक ये युग्म ये और एक ये युग्म ये समांतर होगा। सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, ये भुजा इस भुजा के और ये वाली इसकी, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। सम्मुख कोण जो है ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर, सम्मुख कोण बराबर होंगे। और क्योंकि ये समांतर युग्म है तो ये आसन्न जो कोण है उनका योग 180 अंश होगा ही। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं दो बराबर हिस्सों में। ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर। अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 है, 5 होगा। अगर ये 8 है तो ये 4 और 4। इसी प्रकार आयत में देखें तो आयत में भी दो युग्म है समांतर भुजाओं के, ये और ये। सम्मुख भुजाएं बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये वाली दोनों बराबर। प्रत्येक कोण 90 अंश का। हाँ, सम्मुख कोण बराबर हो ही गया अपने आप, 90 सब 90 है तो ये सम्मुख हो गए बराबर है। तो सम्मुख कोण भी बराबर है, आसन कोण भी बराबर है। ये आसन कोण है इसका, ये आसन। सम्मुख कोण बराबर होने और आसन कोण बराबर होने की वजह से प्रत्येक कोण क्या हो गया? 90 अंश का। तो इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण बराबर भी होते हैं। एक दूसरे को काटेंगे, अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 ही होगा विकर्ण। तो ये 5, ये 5, ये 5। इसी प्रकार समचतुर्भुज देखें तो चारों भुजाएं बराबर हैं, इनमें भी दो युग्म आमने सामने के और ये आमने सामने के समांतर हैं। सभी भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख कोण बराबर हैं। ये कोण ये वाला पूरा इस पूरे के और ये पूरा कोण इस पूरे के, सम्मुख कोण बराबर हैं। और विकर्ण जो है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका विशिष्ट रूप वर्ग। दो युग्म है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ दो युग्म है, यहाँ भी सभी भुजाएं बराबर हो रही, यहाँ भी सम्मुख कोण बराबर है, यहाँ भी सम्मुख कोण बराबर है, लेकिन आसन कोण भी बराबर है। इसलिए प्रत्येक कोण क्या हो गया? 90 अंश का। और विकर्ण जो है ये समकोण पे समद्विभाजित करते हैं यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ विकर्ण
बराबर भी होते हैं वर्ग में। तो इसका थोड़ा सा और सुधरा हुआ रूप वर्ग है। पतंग, पतंग में कोई भी समांतर युग्म नहीं होता भुजाओं का। आसन भुजाएं, ये एक तरफ की आसन भुजाएं ये बराबर हैं, ये आसन भुजाएं बराबर नहीं होंगी, तो एक तरफ की आसन भुजाएं बराबर होंगी। इनमें कोणों में कोई संबंध नहीं है। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे, इसमें समद्विभाजक ऐसा कुछ नहीं है, बस विकर्ण एक दूसरे को जो है समकोण पर काटते हैं।